नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुनील साइंस पॉइंट पर। अपन कोशिका के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसके क्रम में एक नया कोशिकांग है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, उसका अध्ययन अपन करेंगे। इससे पहले अपन कोशिका के कुछ और कोशिकांग जैसे केंद्रक है, कोशिका भित्ति है, कोशिका झिल्ली है, गुणसूत्र है, कोशिका की सामान्य जानकारी है या कोशिका का जो इतिहास है उसके बारे में अपन अध्ययन कर चुके हैं। उन्हें टॉपिक के जो भी वीडियो हैं उनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएंगे। आज अपन स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया की अगर अपन बात करते हैं तो सबसे मुख्य कोशिकांग, अगर एनिमल सेल की अगर मैं बात करता हूं, एनिमल जो सेल होती है, जो आपकी जंतु कोशिका होती है, उसका सबसे मुख्य अगर कोशिकांग कोई है तो वो मुख्य कोशिकांग है वो आपका क्या होगा, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होगा। माइटोका का मतलब होता है सूत्र या एक धागा, और कॉन्ड्रिया का मतलब होता है एक मॉलिक्यूल या कणिका, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्र कणिका भी कहा जाता है। तो अगर आपको बोल दे कि सूत्र कणिका किस कोशिकांग को कहा जाता है तो किसको कहेंगे अपन? माइटोकॉन्ड्रिया को कहेंगे। बात आती है कि माइटोकॉन्ड्रिया को देखने वाला व्यक्ति या इसका विस्तृत अध्ययन करने वाला व्यक्ति कौन है, तो सबसे पहले बात आती है कि इसको देखा किसने, तो कोलिकर नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले इसे कीटों की पेशीय कोशिका के अंदर देखा था। लेकिन आल्टमान जो था उन्होंने क्या किया, इसका विस्तृत अध्ययन करके बताया। इसीलिए खोज का जो मुख्य श्रेय है वो किसको जाता है? आल्टमान को जाता है। खोज का श्रेय जाएगा किसको? आल्टमान को। लेकिन देखने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन है, तो वो कौन हो जाएंगे? आपके कोलिकर। आल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा था? बायोप्लास्ट नाम दिया था। इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया नाम देकर क्या नाम दिया? बायोप्लास्ट। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नाम देने वाले व्यक्ति हैं वो कौन? आपके सी बेंडा। सी बेंडा नाम के वैज्ञानिक ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला? माइटोकॉन्ड्रिया बोला। जो आपका बायोप्लास्ट था इसी को इन्होंने क्या बोला? माइटोकॉन्ड्रिया। एक आपके वैज्ञानिक आते हैं फ्लेमिंग। फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक ने इसे फीलिया कहा। फ्लेमिंग ने इसे क्या कहा? फीलिया। तो आपसे बोल दे कि फीलिया किस कोशिकांग को कहा जाता, तो वो कौन सा? आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, फीलिया, बायोप्लास्ट, सूत्र कणिका, ये सारे एक ही कोशिकांग के नाम है आपके। फिर बारी आती है आपसे ये बोल दिया जाए कि कोशिका जो होती है उसका शक्ति ग्रह, जो सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनता रहता है कि कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है, तो वो आपका कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस क्यों कहते हैं वो अपन देखेंगे आगे, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी जो एटीपी होती है उसका निर्माण होता है इसके अंदर, तो वो देखेंगे कहाँ पे क्या होता है। तो इसके अंदर कोशिका का शक्ति ग्रह अगर बोल दे तो माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है। लेकिन इसको कहने वाले व्यक्ति कौन थे, तो ये बात बताने वाले व्यक्ति थे आपके कौन? स्क्विड्स। स्क्विड्स नाम के वैज्ञानिक ने कहा था कि कोशिका का शक्ति ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया होता है। लेकिन यहां पर कोशिका का जो श्वसन स्थल की बात आती है, रेस्पिरेटरी जो आपकी साइट होती है वो कौन सी होती है? वो भी माइटोकॉन्ड्रिया होती है। तो कोशिका का श्वसन स्थल है वो बताने वाले व्यक्ति कौन है, तो वो है हॉगब्लूम। हॉगब्लूम नाम के व्यक्ति ने बताया था सबसे पहले कि कोशिका का श्वसन स्थल है, जो रेस्पिरेटरी जो स्थल है वो कौन सा होगा? हॉगब्लूम। जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ये बताने वाले व्यक्ति कौन है? हॉगब्लूम। अगर यहाँ पे श्वसन स्थल है, श्वसन का मतलब क्या होता है आपको पता है कि खाद्य पदार्थ का क्या करना? ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन ऑफ जो आपका फूड है तो उसको ऑक्सीकरण करके एनर्जी प्राप्त करना, एटीपी अगर प्राप्त करते हैं तो वो एटीपी ऊर्जा होती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? कोशिका का शक्ति ग्रह, पावर हाउस ऑफ सेल के रूप में जाना जाता है। फिर बात करते हैं इसी को क्या कहा जाता है? सार्कोसोम। अब सार्कोसोम बताने वाले व्यक्ति कौन है? पेटज्यूस। पेटज्यूस नाम के वैज्ञानिक ने इसको क्या कहा था? सार्कोसोम। तो यहाँ पे आपको दोस्तों पता चलता है कि सार्कोसोम की बात आती है, कोशिका का श्वसन स्थल है उसकी बात आती है, कोशिका के शक्ति ग्रह की बात आती है, या फीलिया की बात आती है, या इसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्र कणिका या बायोप्लास्ट, सभी एक ही प्रकार के कोशिकाओं के उपनाम के रूप में जाने जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको अलग अलग नाम दे दें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब बात आती है कि ये किसमें पाया जाता है, इसकी प्रेजेंस किस किस कोशिका के अंदर पाई जाती है। तो उपस्थिति की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले यूकैरियोट सेल्स जो होती है उनके अंदर सभी में लगभग उपस्थित पाया जाता है। कुछ अपवाद मिलते हैं इसके अंदर, लेकिन प्रोकैरियोट कोशिका है, आरबीसी और चालनी नलिकाएं जो आपकी होती हैं उनके अंदर ये क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि मानव के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कौन सी कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, तो किसमें नहीं पाया जाता? भाई मानव की जो आरबीसी है, आरबीसी सेल्स के अंदर ये नहीं पाया जाता। और पादपों के अंदर अगर बात करें तो चालनी नलिकाएं जो आपकी होती हैं उनके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। जिस प्रकार केंद्रक कोशिका के अंदर नहीं पाया जाता उसी प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया भी इनके अंदर नहीं मिलेगा। तो इनकी बात आती है कि ये जीते कितने दिन का जीवन काल है, वो लाइफ साइकिल वो कितना होता है? 5 से 10 दिन तक ये जिंदा रहते हैं, उसके बाद में वापस बनते रहते हैं। इनका जो बार बार में कोशिका के अंदर इनका जीवन काल है वो 5 से 10 दिन तक रहता है।
अब बारी आती है कि इनकी संख्या कितनी होती है, नंबर कितने पाए जाते हैं, कितने नंबर के अंदर एक सेल के अंदर मिलते हैं। तो सामान्यतः ये 500 से लेकर आपको 1600 के बीच में एक कोशिका के अंदर मिलेंगे। सामान्यतः इनकी जो संख्या होती है 500 से लेकर 1600 तक की संख्या एक कोशिका के अंदर होती है। कोशिका कितनी ज्यादा एक्टिव है या कोशिका कितनी ज्यादा सक्रिय है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि 500 होंगे, 600 होंगे, 800 होंगे, 1000 या 1600। तो यहाँ पे अगर आप देखो कोशिका की सक्रियता पर इनकी संख्या निर्भर करती है और जंतु की कोशिका पादपों की तुलना में ज्यादा सक्रियशील होती है उपापचय क्रियाओं के कारण। इसीलिए जंतु की कोशिका में जो इनकी संख्या है पादपों की तुलना में क्या पाई जाती है भाई, ज्यादा पाई जाती है। लेकिन अपवाद के अंदर कुछ कोशिकाएं पाई जाती है, जैसे प्लांट के अंदर अगर शैवाल की अपन बात करते हैं तो माइक्रोसिस्टीरियो जो शैवाल होते हैं उनके अंदर केवल एक कोशिका के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा। क्लोरोला जो शैवाल है उसके अंदर भी एक आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है। इसी प्रकार जो अगर ज्यादा की बात करते हैं कि 1600 से ज्यादा भी पाई जाती है तो एक आपका जेंट अमीबा जो होता है चाओस नाम से, उसके अंदर लगभग 5 लाख पर सेल के अंदर पाए जाते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया। तो सर्वाधिक माइटोकॉन्ड्रिया किस कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, तो किसमें मिलेंगे, चाओस जो एंट अमीबा जेंट अमीबा के रूप में जाना जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, पॉलीमैक्सो अमीबा भी कहा जाता है। तो पॉलीमैक्सो अमीबा या जेंट अमीबा या चाओस इसके अंदर सर्वाधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं, आपके माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब बारी आती है कि माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना क्या होती है, उसकी संरचना का अपन अध्ययन करते हैं। ये कैसी संरचना है जिसके बारे में एग्जाम से आपसे क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। तो आप एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। हाँ दोस्तों, बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना की। तो यहाँ पे आप देखोगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को अगर आप काट करेंगे तो इस प्रकार की एक संरचना आपको देखने को मिलती है, जिसके अंदर दो प्रकार की आपकी झिल्लियां पाई जाती है, एक बाहर वाली आउटर मेम्ब्रेन और एक अंदर वाली इंटर मेम्ब्रेन, इसका इनर मेम्ब्रेन। इसका मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया है वो कैसा होता है, दोहरी झिल्ली युक्त क्या पाया जाता है, एक विशेष प्रकार का कोशिकांग है वो होगा। इन दोनों झिल्लियों के बीच का जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। दोनों झिल्लियों के बीच का जो स्पेस होगा उसको बोलते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहा जाता है। दोनों के बीच में पाए जाने वाला जो स्पेस होगा। अब यहाँ पे बात आती है कि इस स्पेस के अंदर, इस अवकाश के अंदर क्या पाया जाता है, इस अवकाश के अंदर श्वसन की जो योजक अभिक्रियाएं आपकी होती है वो संपन्न होती है। और योजक अभिक्रिया के अंदर आपको पता है कि एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण होता है। तो आपको ये बोल दिया जाए कि एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण है वो श्वसन की अभिक्रिया के अंतर्गत किस भाग में होता है, तो वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। कहां पे होगा आपका, इस भाग के अंदर, जो पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस जो होगा दोनों झिल्लियों के बीच में, इसके अंदर। यहाँ पे आप देखोगे इस पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य को क्या कहा जाता है, यहाँ पे साइटोसोल कहा जाता है। जबकि आंतरिक झिल्ली जो होती है उसके अंदर पाए जाने वाले जो द्रव्य है उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैट्रिक्स कहा जाएगा। ठीक है, मैट्रिक्स की अगर बात करते हैं तो इस भाग के अंदर क्रेब्स चक्कर, अगर श्वसन की बात करें तो जो क्रेब्स चक्कर होता है वो किस भाग के अंदर संपन्न होगा, आपका मैट्रिक्स भाग के अंदर संपन्न होता है। और इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो आपका पाया जाता है, यहाँ पे आप देखोगे कि इसके अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है और आरएनए ये भी पाया जाता है। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाए जाने के कारण इसको क्या कहते हैं, अर्धस्वायत्त कोशिकांग इसको कहा जाता है। आपका सेमी, जो आपका सेमी ऑटोनोमस जिसको अपन बोलते हैं, और आपका जो ऑर्गेनिल्स होता है अर्धस्वायत्त कोशिकांग है वो इसके अंदर पाया जाता है। यहाँ पे आप देखोगे अंदर की तरफ वल्लित होने के बाद कारण ये जो संरचना बनती है, इस संरचना को क्या कहा जाता है, क्रिस्टी, जो एग्जाम का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन माना जाता है, जिसके अंदर ये कहा जाता है कि क्रिस्टी है वो किस कोशिकांग का जो विशेष संरचना होती है वो किसकी होती है, आपकी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रिस्टी है वो विशेष संरचना होगी आपकी। तो क्रिस्टी, और क्रिस्टी के अंदर क्या होगा यहाँ पे, तो क्रिस्टी के अंदर आप देखते हो कि कौन सा चक्कर चलता है भाई, ईटीएस चक्कर, जो श्वसन के बाद में जो एटीपी निर्माण के लिए ईटीएस चक्कर है वो इसके अंदर पाया जाता है। तो यहाँ पे ईटीएस चक्कर चलेगा आपका, और ईटीएस चक्कर के द्वारा ही एटीपी का निर्माण होता है। अब इसी के ऊपर आप देखते हो कि छोटे छोटे पार्टिकल पाए जाते हैं, ये वाले क्रिस्टी के ऊपर पाए जाने वाले पार्टिकल, और इन पार्टिकल को क्या बोलते हैं, ऑक्सीसोम कहा जाता है। इन्हीं को ऑक्सीसोम कहते हैं। और ऑक्सीसोम की बात करें तो इन्हीं को क्या कहते हैं, मोरेन कण के रूप में इनको जाना जाता है। मोरेन कण बोले या एलिमेंट्री कण, मोरेन कण या एलिमेंट्री कण के रूप में इनको जाना जाता है। और दो ऑक्सीसोम के बीच में कितनी दूरी होती है आपकी, 100 एंगस्ट्रॉम की दूरी पाई जाती है। दो एलिमेंट जो ऑक्सीसोम होते हैं इन दोनों के बीच की अगर डिस्टेंस की बात करें तो ये 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में होगी आपकी। तो ये वाला इसके अंदर मिलेगा आपको। बात आती है कि ऑक्सीसोम की खोज करने वाले व्यक्ति कौन है, तो खोज करने वाले कौन है इसके अंदर, फर्नांडेज नाम के वैज्ञानिक ने इसको खोजा था, इसीलिए इनको एफ पार्टिकल के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पे ईटीएस चक्कर जब चलेगा
तो ईटीएस चक्कर चलने के कारण क्या होगा यहाँ पे कि इसके अंदर एटीपी का निर्माण होगा। तो आपसे पूछ लिया जाए कि एटीपी का संश्लेषण कहाँ होता है, तो संश्लेषण की अगर बात करते हैं तो एटीपी का जो संश्लेषण होगा वो होगा आपका F1 कण के ऊपर। F1 कण क्या है, जो आपके ऑक्सीसोम्स होते हैं इस तरीके से, तो इसका जो ऊपर वाला शीर्ष भाग होता है इसको क्या बोलते हैं अपन, F1 कण, और इसका जो बेस होता है इसको क्या बोलते हैं, F0 पार्टिकल, और ये जो वृंत भाग होता है इसको बोलते हैं F5 या F6 कण के रूप में इसको कहा जाता है। अब यह बात आती है कि एटीपी बन तो जाते हैं, संश्लेषण होता है, इनका सिंथेसिस होती है, लेकिन इनका जो संग्रहण की बात करते हैं, इनका संग्रहण किस भाग के अंदर होता है, तो संग्रहण कहां पे होता है, यहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर। तो मैट्रिक्स के अंदर एटीपी का संग्रहण होता है। एटीपी आपको ये भी पता कि कोशिका की एक ऊर्जा के रूप में काम में आने वाली इकाई है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, कोशिका का शक्ति घर, पावर हाउस ऑफ सेल के रूप में इसको जाना जाता है। अब आपने एक तरीके से ये देखा कि इसी कोशिका के अंदर आरएनए पाया जाता है, इसी के अंदर डीएनए भी पाया जाता है, इसी के अंदर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम वगैरह पाए जाते हैं। तो इसीलिए एक छोटी जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसके सारे के सारे गुण हैं वो इसके अंदर मिल सकते हैं, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है सेल इन सेल ऑर्गेनिजम्स। कोशिका के अंदर पाए जाने वाली कोशिका वो क्या होती है, आपकी माइटोकॉन्ड्रिया होती है। सभी प्रकार की अपनी अभिक्रियाएं संपन्न कर लेती है, लेकिन उपापचय क्रियाओं के लिए इसको किस पर निर्भर रहना पड़ता है, आपके केंद्रक है उसके ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, आपके अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है वो इसको कहा जाता है। तो ये एक विशेष संरचना होती है। तो अब बारी आती है कि माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है, और एक तो इसके अंदर एंजाइम का निर्माण होता है, वो देखते हैं अपन कौन से एंजाइम इसके अंदर बनते हैं, जैसे एसिटाइल कोएंजाइम ये बना, ऐसे एंजाइम और बनेंगे वो अपन देखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। दोस्तों देखिए आगे बात करते हैं अपन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कि उत्पत्ति कहां से होती है माइटोकॉन्ड्रिया की। तो बेसिक तरीके से अगर अपन पढ़ते हैं तो इसकी उत्पत्ति जो होगी वो आपके जो वायलेट सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, बैंगनी सल्फर बैक्टीरिया जो होते हैं आपके, इनसे क्या होती है, इनकी उत्पत्ति होती है। और आपको पता है कि बैंगनी सल्फर जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है भाई, प्लास्टिड भी पाया जाता है। अगर एक तरीके से अपन देखें तो उनके अंदर प्लास्टिड भी देखने को मिलता है। अब यहाँ पे बारी आती है कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या अपन अभिरंजित कर किया जा सकता है, तो हाँ जी, इसको जेनस ग्रीन बी से क्या कर सकते हैं, अभिरंजित कर सकते हैं। जिस प्रकार क्रोमोसोम को अपन ने देखा था एसिटोकॉर्मिन से अभिरंजित किया जा सकता है, वैसे ही आपको जो ग्रेन आपका जीनस ग्रीन बी है उससे किसको अभिरंजित किया जा सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया को अभिरंजित किया जा सकता है। फिर अपन देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो रासायनिक संगठन है वो किसका होता है। तो सामान्यतः अगर आप कोशिकांगों को देखेंगे तो अधिकांश कोशिकांग आपके द्वारा खाए जाने वाले जो खाद्य पदार्थ होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्रोटीन है और आपका जो फैट होती है, वसा होती है, इन्हीं से लगभग मिलकर बने होते हैं। किसी भी कोशिकांग के संगठन की बात कर ले तो इसका जो संगठन होता है वो लगभग 70% क्या होता है, इसके अंदर प्रोटीन, और 20 से 25 से 30% इसके अंदर क्या पाया जाता है भाई, लिपिड पाया जाता है। इसके अलावा आपने देखा कि मैट्रिक्स भाग के अंदर आपके डीएनए मिलता है, आपका आरएनए मिलता है, इसी के अंदर कॉपर वगैरह के जो आयंस है वो इसके अंदर पाए जाते हैं, सल्फर के आयंस इसके अंदर पाए जाते हैं, विशेष प्रकार के आयन हैं वो इसके अंदर मिलेंगे जो एक माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना को पूर्ण करने का काम करते हैं। अब बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है। तो सबसे पहला कार्य देखिए एटीपी का संश्लेषण होता है, जो अपन ने देखा था किस भाग के अंदर करता है एटीपी का संश्लेषण, जो आपके F1 कण होते हैं, F1 पार्टिकल होते हैं, वहां पे एटीपी का संश्लेषण होता है इसके अंदर। दूसरा है वसा का ऑक्सीडेशन, अगर आपसे पूछ लिया जाए वसा का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण किस भाग के अंदर होता है, तो किसमें होता है, कौन करता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है। तीसरा स्टेरॉइड जो आपके अंदर बनते हैं, जो लघु स्टेरॉइड की अगर बात करते हैं, सूक्ष्म समय के लिए, कुछ समय के लिए आपके अंदर जो देने वाले जो उत्तेजक पदार्थ होते हैं स्टेरॉइड, उसका निर्माण भी कौन करता है, उनका संश्लेषण भी कहा होता है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। हीमोग्लोबिन की अगर बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन के हिम भाग का संश्लेषण है वो किसके द्वारा होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। हीमोग्लोबिन को आप बोलते हो तो हिम प्लस ग्लोबुलिन प्रोटीन पाई जाती है, तो हिम भाग के साथ में आपका आयरन जुड़ा हुआ होता है, तो उसे हिम भाग का जो संश्लेषण करता है वो कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। फिर आगे बात करते हैं ये श्वसन के अंदर प्रकाश श्वसन, फोटो रेस्पिरेशन है, या कोशिका द्रव्य की वंशागति के अंदर क्या होता है, उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पे श्वसन की क्रिया होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोशिका द्रव्य की वंशागति की बात इसलिए आती है क्योंकि इसके कोशिका द्रव्य इसके जो साइटोप्लाज्म में या मैट्रिक्स भाग के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या मिलता है, आपको डीएनए और आरएनए पाया जाता है, इसलिए कोशिका द्रव्य की वंशागति के अंदर किसको काम में लाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। जैसे अपन ने हरित लवक के अंदर देखा था, उसको भी कोशिका द्रव्य की वंशागति के अंदर क्या होता है, उत्तरदायी होता है, वो भी वहां पे, और वो भी क्या करता है, फोटो रेस्पिरेशन, प्रकाश श्वसन के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो वैसे ही अंडाणु की अगर बात करते हैं, आपके ओवम की अगर बात करते हैं, उसके अंदर
योग का जो फॉर्मेशन होता है, योग फॉर्मेशन के लिए उत्तरदायी जो आपका होगा वो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और कोशिका के टेम्परेचर को नियंत्रित करने का काम भी किसका होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का। वैसे तो कोशिका का तापक्रम का नियंत्रण मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस भाग के द्वारा होता है, लेकिन अगर आपको बोले कोशिका के ताप का नियंत्रित करने का काम भी कोशिका के अंदर किसका होता है, तो किसका होता है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। लास्ट बात करते हैं इसके अंदर ऑक्सीडेटिव जो फॉस्फोराइलेशन है आपका, ऑक्सीकरण जो आपका फॉस्फोराइलेशन है या करेब चक्कर होता है, टीएस चक्कर होता है, इनसे संबंधित जितने भी एंजाइम है वो कहाँ पे मिलेंगे आपको, इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या ये एंजाइम पाए जाते हैं, यही भी इनका संश्लेषण चलता है, तो वो इसके अंदर आते हैं। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया को देखते हैं तो स्पर्म जो होता है, शुक्राणु जो होता है, उसके अंदर जो टेल होती है, उसकी जो पूंछ होती है, उसको क्या बनाता है, गतिशील बनाने के लिए, मोटाइल बनाने के लिए, ऊर्जावान बनाने के लिए भी माइटोकॉन्ड्रिया वो उत्तरदायी होता है। तो अगर एक तरीके से देखें तो कोशिका का जो पावर हाउस है उसके काम बहुत ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया है वो खत्म होता है। अगर आपको आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट जरूर करें। अगर आपको अच्छी लगती है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार आपने देखा तो इसको कृपया करके सब्सक्राइब भी कीजिए। और इससे संबंधित और भी अपन आगे पढ़ेंगे। अगला जो कोशिकांग है आपके और बसते, इसमें अंदर प्रद्युति जालिका बसती है, राइबोसोम वगैरह हैं जो आपके बचे हुए इसके अंदर, उनके बारे में अपन जानकारी लेंगे। आज के लिए केवल इतना ही, धन्यवाद।